नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्रद्धा। बात करेंगे केतन हत्याकांड की। केतन हत्याकांड की कड़ियां जैसे जैसे जुड़नी शुरू हुई, सामने आई शातिर दिमाग सिया और उसके प्रेमी की वो खौफनाक प्लानिंग जिसने खाकी के होश उड़ा दिए। वारदात से पहले और बाद में कोडवर्ड में बात करना, मोबाइल से सारे सबूत मिटा देना, ये साफ करता है कि ये सिर्फ एक कत्ल नहीं बल्कि कानून की आंखों में धूल झोंकने की सोची समझी साजिश है। अब सच उगलवाने के लिए आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट होने जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सबूत ना होने पर सिया जैसी शातिर आरोपी को बेनिफिट ऑफ डाउट का फायदा मिल जाएगा? क्या पॉलीग्राफ टेस्ट सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा, क्योंकि इसकी रिपोर्ट अदालत में मुख्य सबूत नहीं होती है? इश्क, साजिश और मर्डर, ये वो इनसाइड स्टोरी है जिसने खाकी के भी होश उड़ा दिए हैं। जांच में सामने आया कि केतन की हत्या से ठीक पहले और बाद में आरोपी सिया और उसका प्रेमी चेतन कोड वर्ड्स में बात कर रहे। इतना ही नहीं, शातिर सिया ने केतन के मोबाइल से सारे डिजिटल एविडेंसेस और चैट्स को डिलीट कर दिया ताकि पुलिस के हाथ कुछ ना लगे। चश्मदीदों की कमी और सीधे सबूत ना होने की वजह से पुलिस की जांच इस वक्त उलझी हुई नजर आती है। अब सच उगलवाने के लिए पुलिस सिया और चेतन का पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने जा रही है, जिसके लिए सिया ने रजामंदी दे दी। लेकिन यहीं से कानून के जानकारों के मन में एक बड़ा संशय पैदा होता है, क्या सिया को भी सोनम केस की तरह कोई कानूनी फायदा तो नहीं मिल जाएगा? कानूनन पॉलीग्राफिक टेस्ट के रिपोर्ट से किसी को सजा नहीं हो सकती। आरोपी की चालाकी और डिलीट किए गए डेटा की वजह से पुलिस के सामने संदेह का लाभ मिलने का खतरा हमेशा रहता है। लेकिन अगर इस टेस्ट की मदद से पुलिस को नया सबूत मिल जाता है तो वो सबूत आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे रखने के लिए काफी होगा। फिलहाल आरोपी न्यायिक हिरासत में है। पुलिस डिजिटल फोरेंसिक की मदद से डेटा को रिकवर करने में जुटी है। सवाल यही कि क्या इस हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री में सिया को सोनम केस की तरह कानून का फायदा मिल जाएगा? क्या वो बेनिफिट ऑफ डाउट का मोहरा खेलकर बच निकलेगी? क्योंकि देश का कानून कहता है कि पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट अदालत में सीधे तौर पर मुख्य सबूत नहीं मानी जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो अब क्या पॉलीग्राफ से सच सामने आएगा? और सबसे बड़ा सवाल जो रिपोर्ट में भी पूछा गया कि क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्ट जो है उसे मुख्य सबूत नहीं माना जाता, तो फिर ये पॉलीग्राफ टेस्ट अगर होता है और इससे जो कुछ भी निकलकर सामने आता है उसका फायदा क्या होगा? सबूत के तौर पर पेश होगा। और अब इस केस में क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ नहीं हो सकता? क्या सोनम की तरह सिया को भी राहत मिल जाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जिस तरीके से सोनम को आज सुप्रीम कोर्ट ने भी एक राहत दी है हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखकर, इसी के बारे में जानेंगे, कानूनी तौर पर भी समझेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान होंगे। संजय चड्ढा एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। और देखिए इत्तेफाक, क्योंकि आज जब सोनम को जो राहत है वो बरकरार रखी, हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया, तब से मेरे दिमाग में कौंध रहा है कि इसको कैसे समझूं, क्योंकि लोग बहुत भावुक होकर उस चीज़ को ले रहे हैं कि एक शख्स ने किसी को इस तरीके से मार दिया और फिर वो बेल पर बाहर भी घूम सकता है। सिया के केस की पहले मैं बात कर लेती हूँ। क्या सिया के केस में भी ऐसे ही होगा? पॉलीग्राफ टेस्ट की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि वो जो है मुख्य सबूत यानी कि प्रमुख सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश नहीं हो सकता, उसे माना नहीं जाएगा। तो फिर कैसे, मतलब लोगों का जो भरोसा है वो उठता जाता है कि जिसने जुर्म किया अगर वो ऐसे छूट जाए या बेल मिल जाए तो फिर कहाँ गुहार लगाए? श्रद्धा, आपने कहा कि जिसने जुल्म किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। इसी चीज को प्रूफ करने के लिए ही न्यायालय बने हैं। पहले ये प्रूफ तो हो जाए कि किसने ये जो है किया है, तो वो एक बहुत अहम कदम है। अब आ जाते हैं पॉलीग्राफिक टेस्ट के बारे में, अब आ जाते हैं कि एविडेंसेस का क्या है रूल। देखिए, बहुत अहम बात है। जब तक कि एक बहुत पुराना सिद्धांत है क्रिमिनल लॉ का, क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का, कि चाहे 100 अपराधी, 100 एक्यूज जो है वो उनको छोड़ना पड़ जाए, एक ऐसा व्यक्ति जो निर्दोष है उसको पनिशमेंट नहीं देना चाहिए। ये एक सिद्धांत है जो खाली भारत में ही लागू नहीं है, पूरे विश्व में लागू है। हमको अंधा होके किसी को सजा नहीं देनी है। इसका प्रमाण है
ये पॉलीग्राफिक टेस्ट की रिलायबिलिटी, शब्द जो है रिलायबिलिटी, कब रिलाय होगा और कब रिलाय नहीं होगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं। रिलायबिलिटी तब है जब, वो रिलाय तब होगा जब चेन मिलेगी कि ये इंसिडेंस, इसके बाद ये इंसिडेंस, ये इंसिडेंस, ये इंसिडेंस, और सब इंसिडेंसेस की चेन मतलब वो बनके कड़ियां जुड़कर जब एक एक ही चेन बन जाएगी, कंक्लूड। बिल्कुल वो कड़ियां जुड़कर जब एक चेन बन जाएगी तो समझ जी में हाँ, आएगा कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये इस तो वो तरीके से सब कुछ हुआ है, शुरुआत मैं यहां आपकी से हुई है। एक बात से बता के लाइन खत्म करूंगा कि जब ये पॉलीग्राफिक टेस्ट रिलायबल भी है, रिलायबल होगा अगर वो जो कड़ियां जुड़ी हैं, जो जो पूरा चीज है वो इस पॉलीग्राफिक टेस्ट से मैच करेगा, तो बिल्कुल इस पे लागू होगा और उसको रिलायबल सोर्स ऑफ एविडेंस हो जाएगा वो। सर आप मुझे कुछ चीजें समझा दीजिए, जैसे जैसे आपने कहा कि भाई एक बेकसूर को सजा ना हो जाए, उसके लिए भले ही 100 कसूरवारों को भले ही छोड़ना पड़ जाए, ये ठीक है, ये मान लिया कि कसूरवार को वो जेल की सजा ना काटनी पड़े, लेकिन सिया और चेतन ने तो बाकायदा बहुत सारी चीज़ें कबूली हैं, उन्होंने बताया कि क्या क्या हुआ, मतलब ये तो उन्हीं के ज़रिए पता चला ना कि पहले इस दिन गए, फिर वहाँ से धक्का दिया, पहले भी 14 तारीख को धक्का दिया था, फिर ये हुआ कि उस दिन वो बच गया, वहाँ जब वो पहली बार उस किले में गई थी तो उसके दिमाग में ये स्ट्राइक किया, तो ये सारी चीज़ें तो सिया और चेतन से ही निकलवाई जा रही हैं ना। तो फिर जब वो, इसको तो हम एक्सेप्टेंस मान सकते हैं, लेकिन क्या कोर्ट में उस एक्सेप्टेंस को जायज़ नहीं ठहराया जाएगा? देखिए, दो बातें हैं। अगर ये जो बात है ये उन्होंने पुलिस के समक्ष कही है, तो पुलिस को इमीडिएट एक एक्शन लेना चाहिए था। पुलिस को इस बयान को रिकॉर्ड स्पेसिफिकली करवाने के लिए मजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए। देयर इज ए स्पेसिफिक सेक्शन जहां पे मजिस्ट्रेट इन तमाम बयानों को रिकॉर्ड करता है, क्योंकि देखिए, पुनः उसी सिद्धांत पे आ जाता हूं कि पुलिस में ये भय रहता है, पुलिस के बयान में, मैं बिल्कुल लीगल बात कर रहा हूं, मैं सिया के पक्ष में नहीं हूं या केतन के विरोध में नहीं हूं या सिया के विरोध में नहीं हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके समक्ष कानूनी व्यवस्था को बताने का प्रयास कर रहा हूं। पुनः बोलता हूं, अगर पुलिस के रिकॉर्ड वाला, ये एक लॉ है, इसमें आप छेड़खानी नहीं कर सकते। पुलिस के सामने दिए गए जो बयान है उसको ऑन द फेस ऑफ इट नहीं स्वीकार किया जाएगा। मजिस्ट्रेट के समक्ष जो बात कही जाएगी वही 100% स्वीकार योग्य होगी। अगर ये बातें हुई तो उस बयान को मजिस्ट्रेट के समक्ष रिकॉर्ड करना चाहिए था, और ये कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है। पुलिस रोज ये करवाती है मजिस्ट्रेट के समक्ष बयानों को। मुझे मालूम नहीं है कि इस पर्टिकुलर केस और में अगर इस बयान केस को में नहीं हुआ होगा तो इसे हम पुलिस की गलती मान सकते हैं? पुलिस की बिल्कुल मान सकते हैं। 100% बात आपने सही क्योंकि कही। मैं और सोनम मैं के उसका केस की, क्योंकि सर इसको तो सोनम के केस से जोड़कर देखा जा रहा जी है। आप जी जानते जी हैं जी सोशल मीडिया का जमाना है, लोगों का जो रिएक्शन होता है वो बहुत जल्दी सामने आता है और बहुत जल्दी सबको दिख भी जाता है। लोग तरह तरह की और बातें बहुत कहते हैं। जल्दी एक चीज और भूल भी जाते हैं लोग। हाँ, और बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। लेकिन देखिए, सोनम रघुवंशी को जिस तरीके से जमानत मिली, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में घर वालों ने अपील की राजा के, और उसके बाद उसको भी बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि एक वजह बताएं कि उसको ज़मानत क्यों ना दें। सब चीज़ें समझ में आ जाती हैं सर, लेकिन एक थोड़ा सा इमोशनल पॉइंट अगर मैं इसमें रखूं तो घर वाले जिनका बेटा गया है उनसे पूछिए, क्योंकि वो तो यही कहेंगे ना कि जिसने मेरे बेटे को मार दिया वो कैसे बाहर खुले में घूम सकती है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि वहाँ क्या क्या लूप होल हुए, क्योंकि अगर वहाँ सोनम को सख्त सज़ा मिलती, ये मुझे लगता है, तो शायद सिया या और किसी की, चाहे कोई लड़की हो लड़का, वो ऐसी प्लानिंग करने से पहले 10 बार सोचे। श्रद्धा, मैं आपकी इस बात से 100% सरोकार रखता हूं कि देखिए, सजा मिलना और उस सजा को आपको सबके समक्ष प्रकट करना कि देखिए ये सजा मिली है अगर आपने ये किया। डेटरेंट इज द राइट वर्ड। डेटरेंट का काम करती है सजा, कि अगर हम कोई कानूनी अपराध करेंगे तो वो अपराध जो है उसकी सजा ये है कि इतने सालों तक हमको जेल में रहना पड़ेगा, ये सख्ती रहेगी, ये तमाम हुआ है। लेकिन साथ ही एक नियम है,
जो वो नियम है कि अगर मैंने वो कृत किया ही नहीं है तो मुझे क्यों सजा दी जा रही है। जहां तक वो पहला वाला केस है, उस केस में शी इज कंटेस्टिंग दैट शी हैज नॉट डन इट। आप ये चीज को देखिए ना, वो तो अपने चीज को, डिफेंस काउंसिल आर कंटेस्टिंग आर केस, डिफेंस की तरफ से उनके केस को लड़ा जा रहा है, और उसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने जो है ये बेल ली है और बेल मिली है, क्योंकि प्राइमा फेसी केस में अगर सबूत नहीं है तो चाहे कुछ भी हो, कोई भी चाहे कितना कह दे, सोशल मीडिया जो मर्जी लिख दे, आप और मैं जो मर्जी बात कर लें, उसका प्रभाव नहीं पड़ता। सबूतों के अनुसार ही एक केस का निर्णय किया लेकिन जाता सर है। आप अगर मैं आपकी बात समझ रही हूँ। आज मैंने भी अपनी बात रखी थी सोशल मीडिया पर, मैंने कहा कि जो कानून है वो अपने हिसाब से चलता है, वो इमोशंस भी देखता है, लेकिन उसके अपने कानून का भी अपना एक कानून है, मुझे लगता है वो जो उस हिसाब से चलता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक भरोसे को कम करने वाली बात नहीं हो जाती है, क्योंकि जब एक ऐसी खबर आती है कि किसी ने क्राइम किया, सारे सबूत, क्योंकि जब वो इसकी इन्वेस्टिगेशन, मैंने कहा ना कि अब तो सब कुछ पता चल जाता है, ऐसा नहीं है कि कहीं कोई मर्डर हुआ तो लोग पहले की तरह अपने घर में बैठे उनको कुछ नहीं पता, अब बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो जब आप देखते हो, जब जब जिसने क्रिमिनल का बयान पढ़ते हो, आप देखते हो कि ऐसा ऐसा हुआ, और उसके कुछ टाइम बाद आप देखते हो क्रिमिनल ने बयान बदल दिया, चलिए वो तो क्रिमिनल है, लेकिन लोगों को लगता है कि यार जिसने ये सब कुछ किया उसको तो कोई सज़ा ही नहीं हुई। इस एंगल को क्या लगता है आपको कि सोचने की ज़रूरत है, कोर्ट्स को, कानून को इस एंगल को समझने की ज़रूरत है? मैं आपकी बात से दो बातें कहूं। पहली बात जो आपने कही कि ये इससे जो है हमारा जो कॉन्फिडेंस है हाँ। जुडिशल सिस्टम पे वो शेक होता है, पहली चीज आपने ये कही। मैं ये कहूंगा कि शेक नहीं होता है बल्कि और मजबूत होता है, कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं दी जा सकती, ये वाली बात एक बात। अब दूसरी बात जो आपने कही कि सबने देखा है, सबने किया है, तो सबने अगर देखा है तो इसका मतलब परिपक्व सबूत होंगे ना, तभी तो देखा है। या ये एक मीडिया ट्रायल हो गया, मीडिया ने जो कहानी दिखाई, आरुषि केस, कोई भी नहीं सुशांत सिंह राजपूत। क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आप ये देखिए कितने साल तक वो बंदी रहे और उसके जी। बाद क्या अल्टीमेट क्या रिजल्ट आया। खैर मैं उसमें नहीं जाता हूं, मैं सीधी बात करता हूं कि कानून, जैसा आपने कहा, आपके शब्दों को चुरा रहा हूं, कि जैस कानून के समक्ष सब कोई, अच्छा जब तक प्रूफ नहीं होता वो निर्दोष है व्यक्ति, जब तक ये प्रूफ नहीं हाँ, हो जाता दोषी कि नहीं उसने है। ये कृत किया है, तब तक वो निर्दोष है। और निर्दोष को जेल में रहना चाहिए, जवाब आपको कानून देता है नहीं रहना चाहिए। तो ये सारे बिंदु बहुत अहम हैं, इन सब एक एक बिंदु को मैं तो यूं आगे एक बढ़ते हुए बात कहूंगा कि मीडिया ट्रायल हुआ है इन दोनों तीनों केसेस में, और मीडिया ट्रायल का कंक्लूजन क्या हो रहा है आप ये देखिए ना। इसका मतलब जो जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ वो बहुत वीक था। इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसकी परास्त होना है यहाँ पे। मुकेश कुमार मीणा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, पूर्व डीजीपी हैं गोवा एंड मिजोरम के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भारत एक्सप्रेस पर। मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि मैं संजय सर से तो इतनी देर से बात कर रही थी और मैं कह रही थी कि लोगों को कहीं ना कहीं उनका भरोसा डगमगाने लगता है कि पता चला कि फलां ने मर्डर किया, उसने पूरी स्टोरी बताई, लेकिन कोर्ट में जाके सबूतों के अभाव में वो छूट गए या बेल मिल गई। आप मुझे बताइए कि कैसे इस केस में अगर पॉलीग्राफ टेस्ट होता है तो कैसे पुलिस जो है इसको साबित करेगी? क्या कुछ पुलिस को अब करना होगा, या पहले उसकी रिकॉर्डिंग करनी चाहिए थी जब उस सारी कहानी सिया ने और उसके प्रेमी ने बताई? तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान आजकल इंस्ट्रक्शन होते हैं कि जो इंट्रोगेशन होता है उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, जिसमें भी सारी पुलिस के पास पूरा एविडेंस रहता है कि एक्चुअल क्या स्टोरी हुई थी। उसके अलावा जो एविडेंसेस वहां पे से कलेक्ट होते हैं वो पूरा सिचुएशनल होती हैं, और आजकल डिजिटल जो एविडेंस है वो भी बड़ी मायने रखती है। तो सारे के सारे सिचुएशन, जैसे सिया वाला केस है इसमें और केतन मर्डर केस है, इस केतन मर्डर केस में पुलिस ने, ऑफिसर्स ने काफी मेहनत की होगी और ये सारे एविडेंस कलेक्ट किए होंगे। पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, उसमें सारी बातें आ जाएंगी। क्यों पॉलीग्राफ टेस्ट इसीलिए किया जाता है कि उसमें सारी चीजें
काफी हद तक सच्चाई पता चल जाती है। तो कोर्ट में तो वो इसमें जो वो भी काफी सबूत माना जाएगा, मतलब वो कोर्ट के लिए पर्याप्त नहीं, वो सबूत होगा। काफी काफी सबूत माना जाएगा। इसके अलावा और भी कई एविडेंस है, लाइक इनकी बातचीत है, इनकी दोस्ती है और सिचुएशनल है, और इनकी जो पहले के रिलेशनशिप है, वो सारे के सारे माने जाएंगे उसमें। और ये भी इफेक्ट है कि इसकी प्रेजेंस है, क्योंकि इसने पहले उसके साथ मीटिंग भी की है उसी पर्टिकुलर जगह पर, और कई कैफे बार पे। इन्होंने सर्वे भी किया है। तो मेरे हिसाब से तो पुलिस के पास काफी एविडेंस है इनको, इनके खिलाफ चार्जशीट करने पे, और क्योंकि बाद सर में मैंने इसलिए भी ड्यूरिंग। पूछा, आज जब सिया को पुलिस लेके जा रही थी तो उसने मीडिया को एक इशारा किया, वो मैं नहीं बता सकती, वो अगर हम चलाएंगे भी तो ब्लर करके चलाना होगा। उसने मीडिया की तरफ एक इशारा किया विच वॉज नॉट गुड, अच्छा इशारा नहीं था। तो उसको देख के समझ में आ रहा है कि एक कॉन्फिडेंस आ गया है क्या सिया में सोनम की जमानत के बाद कि मुझे ऐसे तो बेल मिली जाएगी। देखो, ये तो सिचुएशन डिपेंड करती है, और कोर्ट्स के बारे में हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्ट्स किस तरह से सोचती है, पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन करती है, और कोर्ट्स में एविडेंसेस प्रॉपरली अप्रिशिएट होते नहीं होते, या प्रॉपरली प्रोजेक्ट जो है जो प्रेजेंट करना होता है केस को, या किस तरह से केस प्रेजेंट होता है, उस पर बहुत डिपेंड करता है। लेकिन इसमें कॉन्फिडेंस क्या है, जब इतना जो उसने मर्डर किया है तो उसको तो कोई चिंता नहीं है। ये लोग चाहे जेल में रहें, बेल पे रहें, कहीं रहें, ये हार्डन्ड क्रिमिनल्स हैं। और जैसे सोनम ने जो किया, सिया ने जो किया, ये माफी लायक नहीं है। ये सोसाइटी भी पूरी की पूरी सोसाइटी में माफी लायक नहीं है, ओरली भी ठीक नहीं है। लेकिन क्योंकि ये हार्डन्ड क्रिमिनल है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मतलब जो ढीठ हो आदमी चुके हैं, आम बोलचाल में कहूँ तो ये ढीठ लोग हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। आप अगर कल को बेल मिल जाएगी तो ऐसे बात करेंगे जैसे बहुत ही मजबूत लोग हैं, और बाहर अगर फ्रीली बात करें, जेल में भी रहेंगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको पता है आजकल कोई मर्डर करता है, उनको थोड़ा बहुत तो पता रहता ही है कि हम पकड़े जाएंगे, हम ठीक है, हम कुछ दिन जेल काट के आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे, कुछ कोई प्रोसीजर लैप्स करके या कुछ करके अपने बाहर आ जाएंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि अब किसी अपराधी को जेल से डर नहीं लगता, जेल जाने से डर नहीं लगता। देखो, जो अपराध करता है उसको उसको डर नहीं लगता। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो डरते हैं, क्योंकि अगर जो डरेगा तो अपराध क्यों करेगा। ये तो हमारे ऊपर है कि हम उसको जो प्रॉपर जो लॉ के तहत जो पनिशमेंट है उसको दिलवाएं। पुलिस प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन करे, और प्रोसिक्यूटर्स, उनकी जिम्मेदारी है स्टेट की कि प्रॉपरली कोर्ट में प्रेजेंट करें, और कोर्ट को भी हमेशा इन्वेस्टिगेशन पे डाउट नहीं करना चाहिए। जो भी एविडेंस दिए हैं उनको अप्रिशिएट करें। और बिल्कुल कोर्ट जो है, कोर्ट बिल्कुल। एज पर लॉ, क्योंकि कोर्ट तो देखो ब्लाइंडली नहीं चलती, कोर्ट हैज टू सी बोथ द साइड्स एंड देन दे डिसाइड। वही संजय सर से बात हो रही थी। बिल्कुल संजय सर, मैं दो चीज़ जानना चाहूँगी। एक तो आपको याद होगा मुस्कान का वो पूरा मामला मेरठ का, जिसमें उसने अपने पति को काट के नीले ड्रम में, नीला ड्रम तो खैर नीला ड्रम ही काफ़ी है वो बताने के लिए, है ना। और ये किस तरह की मानसिकता हो गई है अपराधियों की, क्या ये समझा पाएंगे आप मुझे फटाफट कि भाई कैसी, कि उनको अगर वो इस तरह की ब्रूटल हरकत कर रहे हैं तो उनको कोई डर नहीं है। और दूसरा, मुस्कान के केस में जैसे देखा कि मुस्कान और उसका जो प्रेमी है वो अब तक जेल में है। ये ओवरऑल सोशल इश्यूज पे हमको बात करनी पड़ेगी। एक बहुत अहम बात है, और इस पे बहुत रिसर्च हुई है, बहुत स्टडीज हुई हैं, पुलिस ने भी बहुत रिसर्च किए हैं इन चीजों के ऊपर कि क्या कारण है क्राइम होता है, कैसे परवरिश हुई है वो फैक्टर है, किस परिप्रेक्ष्य में वो लोग रह रहे हैं वो फैक्टर है, जिंदगी से एक व्यक्ति क्या चाहता है, उसकी क्या उम्मीद है। बिल्कुल ये सारे अहम बातें हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे सोशल परिप्रेक्ष्य, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य वो जब देखते हैं, देखिए डेटरेंट की जहां तक मैंने बात पहले वाले जब आप पिछले सवाल का जवाब दे रहा था, बहुत अहम बात है कि अगर व्यक्ति को पता हो कि मैं ये करने जा रहा हूं और उसके बाद मेरे साथ ये होगा, और ये देखिए कितने लोग हैं ये जेल गए, ये वहां पे सड़ रहे हैं और परेशानी का सबब बन जाएगा, तो एक डेटरेंट होगा, मेरे मन में एक भय होगा कि नहीं मुझे ये नहीं करना है। और अगर मैं देखूं कि सबकी बेल हो रही है, 20-20 साल तक ट्रायल चल रहे हैं, तो जुडिशियल सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी, पुलिस की अकाउंटेबिलिटी, सोशल पैरामीटर्स, ये सारी चीजें हमको हर
हर चीज की एक इंपॉर्टेंस है। अब मैं आपसे श्रद्धा जी बहुत कष्ट होता है लेकिन मैं शेयर जरूर करूंगा क्योंकि मेरे दिल में एक बहुत अहम बात मैं बताना जी। चाहता हूं, जो आई तो मैं शेयर जी। जरूर अवश्य करूंगा। देखिए क्या है कि हमारे को लॉ बनाने वाले और एग्जीक्यूटिव्स और ये लेजिस्लेचर, इन लोगों का इन पर्टिकुलर इश्यूज पे कि क्यों डिटरेंट हो रहा है, सोसाइटी क्यों गिर रही है, इससे कोई लेना देना नहीं है। बहुत शर्म आती है मुझे ये बात कहते हुए कि इनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कोई पॉलिटिकल लाभ उनको नहीं है जो हमारे देश को चला रहे हैं लोग। मैं किसी व्यक्ति विशेष पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, जो राज्य को चला रहा है, सरकारें आज की पुरानी, मैं सबकी बात एक जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूं, जो ये है कि एक पॉलिटिकल विल की कमी है कि इस चीज पे हमें करना है। इस पर समाज का जो फोकस स्तर है करना उसको होगा उठाना क्योंकि है। सामाजिक तौर पर अगर हम इस ताने बाने को समझ जाएं तो शायद ये जो अपराध हो रहे हैं ये ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत डाउट्स आपने सर मेरे क्लियर किए। मुकेश सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए। संजय सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए। तो मुझे लगता है सभी के बहुत डाउट्स जो होंगे ये इसके जरिए, इस बुलेटिन के जरिए जरूर क्लियर हुए होंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।